नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सबका प्यारा आत्माराम और मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मशहूर कहानी टोबा टेक सिंह लेके आया हूं। इसके लेखक है मशहूर राइटर शहादत हसन मंटो। तो आइए देखते हैं कि इस टोबा टेक सिंह कहानी में क्या होता है। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों को ख्याल आया कि साधारण कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खाने में है उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पागल पाकिस्तान के पागल खानों में है उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात ठीक थी या नहीं। बहरहाल बुद्धिमानों के फैसले के अनुसार इधर उधर उच्च स्तर की कॉन्फ्रेंस से हुई और आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए नियत हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे मुसलमान पागल जिनके रिश्तेदार हिंदुस्तान में थे वही रहने दिए गए थे। यहाँ पाकिस्तान से क्योंकि करीब करीब सब हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस के संरक्षण में सीमा पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खानों में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प बातें होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से रोज़ाना बाकायदगी के साथ ज़मींदार अखबार पढ़ता था, उसने जब उसके दोस्त से पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े सोच विचार के बाद जवाब दिया, वो हिंदुस्तान में एक जगह है जहाँ पे उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका मित्र संतुष्ट हो गया। इस तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली भी नहीं आती। दूसरा मुस्कुरा दिया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़ी शैतानी अक्कड़ अक्कड़ फिरते हैं। एक मुसलमान पागल ने नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कुछ इस तरह बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। कुछ पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। इनमें अधिकतर ऐसे कातिल थे जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया गया था कि वे फांसी के फंदे से बच जाए। ये कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान का क्यों विभाजन हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सभी घटनाओं से वे भी बेखबर ही थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ जाहिल थे। उनकी बातचीत से भी वे कोई नतीजा नहीं निकाल सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसे कायदे आज़म कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसकी स्थिति क्या है, इसके विषय में वे कुछ भी नहीं जानते थे। यही कारण है कि पागल खानों में वे सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह से खराब नहीं हुआ था इस सोच में थे कि वे पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर वे पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ अरसे पहले यहाँ रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा पड़ गया कि और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दरख्त पे चढ़ गया और एक टहनी पर बैठकर 2 घंटे लगातार भाषण देता रहा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पे थी। सिपाहियों ने जब उसे नीचे उतरने के लिए कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया तो उसने कहा, मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ ना पाकिस्तान में, मैं इस पेड़ पर ही रहूँगा। बड़ी मुश्किल के बाद जब उसका दौरा ठंडा पड़ गया तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलाकर रोने लगा, इस ख्याल से कि उसका दिल भर आया कि वे उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर भी था जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग के खास रोश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था।
उसमें यह तब्दीली प्रकट हुई कि उसने अपने तमाम कपड़े उतारकर दफेदार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे भाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का एक सक्रिय कार्यकर्ता भी रह चुका था और जो दिन में 15-16 बार नहाया करता था, एकदम नई आदत छोड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनाचे उसने एक दिन अपने जंगले में घोषणा कर दी कि वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि उस जंगले में खून खराबा हो जाएगा, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देके अलग अलग बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में पड़कर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अब अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे प्रेम हो गया था, पर उसने उस वकील को ठुकरा दिया था और इस दीवानगी की हालत में भी वो उसे भूला नहीं था। चुनाचे वो उन तमाम मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी प्रेमिका हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी बन गया। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को पागलों ने समझाया कि वो अपना दिल छोटा ना करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी प्रेमिका रहती है। पर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इस ख्याल से कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल भी थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज़ चले गए हैं तो उनको बड़ा दुख हुआ। वे छिप छिप कर घंटों इस समस्या पर बातचीत करते थे कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत क्या रहेगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी के जगह पे ब्लडी इंडियन चपाती से जहर मार तो नहीं करनी पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 वर्ष हो चुके थे। हर समय अपनी ज़बान पे ये अजीब वो गरीब शब्द सुनने में आते थे। ऊपर दी गुड़ दी ऐनक दी बेटी आना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। वो दिन को सोता न था न रात को। पहरेदारों का ये कहना था कि 15 वर्ष के इस लंबे अरसे में वो एक क्षण के लिए भी सोया नहीं था, लेटता भी नहीं था। अलबत्ता कभी किसी दीवार के साथ टेका लगा लेता था। हर समय खड़े रहने की वजह से उसके पाँव सूज गए थे, पिंडलियाँ भी फूल गई थी, मगर इस शारीरिक तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के विषय में जब कभी पागलों में चर्चा होती तो वो बड़ी ध्यान से सुनता था। कोई उसे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो वो बड़ी गंभीरता से जवाब देता था, ऊपर दी उड़ दी आनक दी बेटी आना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट के जगह पर ऑफ द टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और दूसरे पागलों से उसने पूछना शुरू कर दिया कि ये टोबा टेक सिंह कहाँ है जहाँ का वो रहने वाला था। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते वे खुद इस उलझन में फंस जाते कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था, अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान चला जाएगा या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाएगा। और ये भी सीने पे हाथ रख के कौन कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान किसी दिन सिरे से गायब ही ना हो जाए। उस सिख पागल के केस छिद्र होकर थोड़े ही रह गए थे क्योंकि वो बहुत कम नहाता था। दाढ़ी और बाल आपस में जम गए थे जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। लेकिन वो आदमी किसी का नुकसान नहीं करता था। 15 वर्ष में उसने किसी के साथ झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने नौकर थे वे उसके बारे में इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई ज़मीनें थी। अच्छा खाता पीता ज़मींदार था कि अचानक एक दिन दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर लाए और पागल खाने में उसे दाखिल कर गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे
और उसकी राजी खुशी मालूम करके चले जाते। एक मुद्दत तक ये क्रम चलता रहा, लेकिन जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसे बिल्कुल ये मालूम न था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके स्वजन और संबंधी उसे मिलने आते तो उसे अपने आप ही पता चल जाता था। चुनांचे वो एक दफेदार से कहता था कि उसके मुलाकाती आ रहे हैं। उस दिन वो अच्छी तरह से नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सिर में तेल लगाकर कंघी करता। अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा कर पहनता था और यूँ सच बनकर मिलने वालों के पास जाता। वे उससे कुछ पूछते तो वो चुप रहता था और कभी कभी ऊपर दी गुड़ दी एनक्स दी बेतियाना दी मूंग दाल और दी लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ते बढ़ते 15 वर्ष में जवान हो गई। बिशन सिंह उसे पहचानता न था। जब वो बच्ची थी तब भी अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू ही थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि ये टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब संतोषकारक उत्तर न मिला तो उसकी कुरे दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकातें भी नहीं आ रहे थे। अब तो उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई थी जो उसे आने वाले की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वे लोग आए जो उसे सहानुभूति प्रकट करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वो यदि उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो वो निश्चित बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका विचार था कि वे टोबा टेक सिंह से ही आते हैं जहाँ उसकी ज़मीन है। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो अपने आप को खुदा कहता था। उससे जब एक दिन बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने अपने आदत के अनुसार कहाँ कहाँ लगाया और कहा वो ना पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि अभी तक हमने हुक्म नहीं दिया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई बार मिन्नत खुशामद से कहा कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो जाए, मगर वो बहुत व्यस्त था क्योंकि उसे और भी अनगिनत हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा। ऊपर दी गुड़ दी एनक्स दी बेतियाना दी मूंग दी दाल ऑफ दी वाहे गुरु जी दा खालसा एंड वाहे गुरु जी दा फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो ज़रूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान दोस्त मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हटा और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बिशन सिंह ने फजलदीन की ओर एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पे हाथ रख दिया। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी राजी खुशी हिंदुस्तान चले गए हैं। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर। वो कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलदीन ने कुछ रुक कर कहा, हाँ वो भी ठीक ठाक है, उसके साथ ही चली गई थी। बिशन सिंह चुप रहा। फजलदीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी राजी खुशी पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलविंदर सिंह और बदबा सिंह से मेरा सलाम कहना और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलविंदर सिंह से कहना फजलदीन राजी खुशी है। 2 बुरी भैंसें जो वो छोड़ गया था उनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरे की कट्टी हुई थी।
पर वो 6 दिन होकर गुजर गई और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, हर वक्त तैयार हो, और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरुंडे लाया हूँ। बिशन सिंह ने मरुंडे की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलुद्दीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? टोबा टेक सिंह? उसने तनिक आश्चर्य से कहा, कहाँ है? जहाँ था वही है। बिशन सिंह ने पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में। फजलुद्दीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता चल गया, ओ पड़दी गुड़गुड़दी दी बेतियाना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान है हिंदुस्तान ऑफ दे दूर फटे मुंह। तबादले की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की सूचियां पहुंच गई थी और तबादले की तारीख भी निश्चित हो चुकी थी। सख्त सर्दियां थी। लाहौर के पागल खानों से हिंदू सिख पागलों से भरी लॉरियां पुलिस के दस्ते के साथ रवाना हुई। संबंधी अफसर भी उनके साथ थे। वाघा के बॉर्डर पर दोनों और के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और प्रारंभिक कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो सारी रात चलता रहा। पागलों को लॉरिया से निकालना और दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। कुछ तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने को तैयार होते उनको संभालना मुश्किल होता, क्योंकि इधर उधर भाग उठते। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वो फाड़ कर अपने शरीर से अलग कर देते। कोई गालियाँ बक रहा था तो कोई गा रहा था। आपस में लड़ झगड़ रहे थे, बक रहे थे। पागल सिरों का शोरगुल अलग था और सर्दियाँ इतनी कड़क थी कि दांत से दांत बज रहे थे। अधिकतर पागल इस तबादले को नहीं चाहते थे, इसलिए कि उनकी समझ में ये नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है। थोड़े से जो सोच समझ सकते थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 बार झगड़ा होते होते बचा, क्योंकि कुछ हिंदुओं और सिखों को ये नारे सुनकर तैश आ गया। जब बिशन सिंह की बारी आई और जब उसको दूसरी ओर भेजने के संबंध में अधिकारी लिखत पढ़त करने लगे तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? संबद्ध अधिकारी ने हंस के बोला, पाकिस्तान में। ये सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने शेष साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, किंतु उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह वहाँ है, और जो से चिल्लाने लगा, बेतियाना दी मूंग दी दाल ऑफ दी टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया, देखो टोबा टेक सिंह अब हिंदुस्तान चला गया है, यदि नहीं गया तो उसे तुरंत भेज दिया जाएगा, किंतु वो नहीं माना। जब ज़बरदस्ती दूसरी ओर उसे ले जाने की कोशिश की गई तो वो बीच में एक स्थान पर इस प्रकार से अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जिससे अब कोई ताकत उसे वहाँ से हटा नहीं सकती। क्योंकि आदमी बेजार था इसलिए उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की गई, उसे वही खड़ा रहने दिया गया और शेष काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले स्तब्ध खड़े बिशन सिंह के गले से एक गगन भेदी चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो 15 वर्ष तक दिन रात अपने टांगों पर खड़ा रहता था, औंधे मुंह लेटा हुआ था। इधर कटीदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, उधर वैसे ही कटीदार तारों के पीछे पाकिस्तान था। बीच के ज़मीन के उस टुकड़े पर जिस पे किसका नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा हुआ था। तो ये थी मशहूर कहानी टोबा टेक सिंह। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी लिखी हुई कोई कविता या कहानी यहाँ पे पढ़ के दिखाऊं तो आप मुझे content@indietalkies.com पे मेल कर सकते हो और मैं फिर मिलूँगा आपसे अगले हफ्ते सोमवार को ठीक 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।